हाय, आपको अपने इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जब हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, मतलब एक नया और खंडित राष्ट्र। इसमें हम देखेंगे कि अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां थी। इसके बाद हम बात करेंगे अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन, मतलब संविधान लिखा गया। इसमें हम देखेंगे कि हमारे संविधान की क्या क्या खासियत थी। इसके बाद हम बात करेंगे हाउ वेयर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, मतलब स्टेट्स को कैसे फॉर्म किया जाए। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो देश है वो धर्म के नाम पर पहले ही बढ़ चुका था, तो क्या अब हमारा देश भाषा के आधार पर, मतलब लैंग्वेज के आधार पर इस तरह के एक और बंटवारे झेल सकता था? तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इन सब के बाद हम बात करेंगे प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, मतलब विकास की योजनाएं बनाना। इसमें हम देखेंगे कि 1950 में गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाने और उनको लागू करने के लिए प्लानिंग कमीशन का गठन किया। तो हम देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन में कौन कौन सी योजना तैयार की गई। इसके बाद हम बात करेंगे द सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मतलब एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। इसमें हम देखेंगे कि 1950 और 1960 के दशकों में कोल्ड वॉर का उदय हुआ और शक्तिशाली देशों के बीच जो है वो दुश्मनी पैदा हो गई। इससे हम देखते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो है वो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन, मतलब मिलिट्री अलायंस बना लिए। तो हम देखेंगे कि जो देश इन दोनों के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं बनाना चाहते थे उन्होंने क्या किया। इसके बाद हम बात करेंगे द नेशन 60 ईयर्स ऑन, मतलब राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया ने 15 अगस्त 2007 को फ्री नेशन के रूप में 60 इयर्स होने पर सेलिब्रेट किया। तो हम देखेंगे कि इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, मतलब एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी जो है, मतलब रिफ्यूजी जो है, वो पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें जो है रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद प्रिंसली स्टेट्स की समस्या थी। तकरीबन 500 प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो महाराजा या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को एक नए राष्ट्र में, मतलब नेशन में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। रिफ्यूजी और प्रिंसली स्टेट्स की जो समस्या थी उस पर फौरन ध्यान देना लाजमी बात थी। लंबे समय में इस नए नेशन को एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं, मतलब एक्सपेक्टेशन को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को देखिए। ये इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन जब हो रहा था उस समय की तस्वीर है। अभी जो है स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र जो है वो गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वो गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। उन्होंने कहा कि दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो आगे बढ़ते हैं। तो 1947 में भारत की आबादी जो है वो काफी बड़ी थी, तकरीबन 345 मिलियन, मतलब 34.5 करोड़। ये आबादी भी काफी बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे।
इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे, उनके पहनावों में भारी फर्क था। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनके खान पान और काम धंधे जो हैं वो काफ़ी अलग थे। इतने अलग लोगों को एक नेशन स्टेट के रूप में कैसे जो है संगठित किया जा सकता था। यूनिटी मतलब एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल जो संख्या है वो गांव में रहती थी। सर्वाइवल के लिए जो है वो फार्मर्स और पीजेंट्स जो हैं बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति जो है वो रूरल इकोनॉमी के नॉन फार्म सेक्टर की थी। अगर फसल चौपट हो जाती थी तो बार्बर, कारपेंटर, वीवर्स एंड अदर सर्विस ग्रुप मतलब नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की जो आमदनी है उस पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर जो हैं वो झुग्गी बस्तियों में रहते थे जहां पर एजुकेशन और हेल्थ केयर की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ानी जरूरी थी बल्कि नए इंडस्ट्री का निर्माण भी करना था जहां लोगों को रोजगार मिल सके। आगे हम देखते हैं कि यूनिटी और डेवलपमेंट की प्रक्रिया को साथ साथ चलना था। अगर भारत के डिफरेंट सेक्शन के बीच मौजूदा मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक मतलब वायलेंट और बहुत खतरनाक जो है टकराव का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव जो है वो देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो लाभ है वो आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाके का फर्क पैदा हो सकता था। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन मतलब नए संविधान की रचना। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में लंबा जो है वो विचार विमर्श किया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई, परंतु इसके जो सदस्य थे वो पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की एक खासियत ये थी कि इसमें जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब होता है राइट टू वोट का प्रावधान था। इसके अनुसार 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को स्टेट और नेशनल इलेक्शन में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को ये जो अधिकार है वो टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया था। वहाँ जो है सबसे पहले उन पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला जिनके पास प्रॉपर्टी थी। इसके बाद जो पुरुष पढ़े लिखे थे उन्हें जो है ऐड किया गया। वर्किंग क्लास मेन को मतलब पुरुषों को जो है वो लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। फाइनली जो है वो महिलाओं को सबसे अंत में काफी लंबे संघर्ष के बाद जो है वो वोट देने का अधिकार मिला। वहीं दूसरी तरफ आज़ादी के कुछ ही समय बाद यह फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री और पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे जो है अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। अगर हम संविधान की दूसरी विशेषता की बात करें तो वो ये थी कि तमाम जातियों और धर्मों के जो लोग हैं उन सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा, मतलब कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को जो है वो लागू किया जाएगा। भारत के कुछ लोग जो हैं वो चाहते थे कि भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया जिसका जो गठन है वो एक खास कम्युनिटी मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया था।
लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यह स्पष्ट मत था कि भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। मुस्लिम्स के अलावा भारत में सिख और क्रिश्चियंस की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन कम्युनिटी के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी कम्युनिटी के लोगों को वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। अगर संविधान की तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें जो है वो समाज के पुअरेस्ट मतलब निर्धन और जो सबसे वंचित तबके थे मतलब मोस्ट डिसएडवांटेज जो थे उनके लिए विशेष सुविधाओं का व्यवस्था किया गया था। इसमें जो है वो भारत के सम्मान को कलंकित करने वाला जो छुआछूत का चलन था उसको खत्म कर दिया गया। अब तक जो है वो हिंदुओं के मंदिरों में केवल हायर कास्ट के लोग ही जाते थे, लेकिन अब जो है उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था। जिन्हें अब तक अछूत मतलब अनटचेबल माना जाता था, अब वे भी जो है वो मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी डिबेट के बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिकमेंड किया कि कुछ परसेंट जो सीट है वो लेजिस्लेचर में और गवर्नमेंट जॉब में जो है वो रिजर्व कर दिया जाए लो कास्ट के मेंबर के लिए। कुछ लोगों की दलील थी कि अनटचेबल्स जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, कैंडिडेट के पास इतने जो है गुड इनफ ग्रेड्स नहीं होती कि वे जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सदस्य एच.जे. खांडेकर ने कहा था, हरिजनों के अनफिट के लिए अपर कास्ट जिम्मेदार है। तो अनटचेबल के साथ साथ आदिवासीज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी जो है वो लेजिस्लेचर और जॉब में जो है वो रिजर्वेशन दिया गया। शेड्यूल कास्ट की तरह ही इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। ट्राइबल्स जो हैं वो आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा मतलब मॉडर्न हेल्थ केयर और एजुकेशन से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर आउटसाइडर्स मतलब समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। तो आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी हम अगर बात करें तो लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि जो सेंटर का इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उनका जो है कहना था कि यदि सेंटर जो है मजबूत होगा तभी वो पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। वहीं कई अन्य सदस्यों का मानना था कि स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी और फ्रीडम मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें डेमोक्रेसी जो है वो दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए जो है बाकी देश में वो इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। इसलिए मद्रास के एक मेंबर का आग्रह था कि जो इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविंसेस के लोगों के वेलबींग के लिए वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ही मिलनी चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में बांट दिया गया, जिसका नाम था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट आता था जैसे कि टैक्सेस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। इसकी जो है वो एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंटर के पास थी, मतलब इन सब्जेक्ट पर केवल सेंटर ही लॉ बना सकता था। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट आता था जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और इसका जो है पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट पर था। अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें जो है सब्जेक्ट आता था जैसे कि फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और इसमें जो है सेंटर और स्टेट दोनों का ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मतलब ये दोनों जो है इस पर लॉ बना सकते थे। आगे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लैंग्वेज के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि ब्रिटिशर्स के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज को भी विदा कर देना चाहिए। उनका कहना था कि इंग्लिश की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोलते हुए टी.टी. कृष्णमाचारी ने साउथ के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि
अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहां के बहुत सारे जो लोग हैं वो भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और इंग्लिश को जो है वो कोर्ट, सर्विसेज और एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन के इस्तेमाल के लिए फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इसमें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो संभवतः डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था, जो कि संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उनके सुपरविजन में ही जो है डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने अपनी आखिरी भाषण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी जरूरी है, क्योंकि यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे जो है अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का जो फासला है वो अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत जो है वो कंट्राडिक्शन के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। पॉलिटिक्स में हमारे पास जो है इक्वालिटी होगी और जो सामाजिक मतलब सोशल और इकोनॉमिक जीवन है उसमें हम इनइक्वालिटी की राह पर चलेंगे। पॉलिटिक्स में हम वन मैन वन वोट और वन वैल्यू का पालन करेंगे, लेकिन इसके विपरीत अपने सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के फलस्वरूप हम जो है सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में वन मैन वन वैल्यू के सिद्धांत का डिनाई करते रहेंगे। तो ये B.R. अम्बेडकर का कहना था। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हाउ वेयर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, मतलब राज्यों का गठन जो है वो कैसे किया जाए। तो 1920 के दशक में फ्रीडम स्ट्रगल की मुख्य पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आजाद हो जाएगा प्रत्येक जो बड़े लिंग्विस्टिक ग्रुप है उनका अपना एक प्रोविंस होगा। लेकिन आजादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत जो है वो धर्म के आधार पर बंट चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद जो है यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को मतलब एक नेशन को नहीं बल्कि दो नेशन को मिल रही थी। इंडिया के पार्टीशन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश जो है लैंग्वेज के आधार पर इस तरह के एक और बंटवारे झेल सकता था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल दोनों ही लैंग्वेज के आधार पर राज्यों की गठन की नीति के विरोधी थे। पार्टीशन के बाद नेहरू ने कहा था कि दरार पैदा करने वाली जो टेंडेंसी है वो सिर उठा रही है, जिन पर जो है अंकुश लगाने के लिए नेशन को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वहीं वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत ये है कि उसे एक राष्ट्र मतलब नेशन बनाया जाए। नेशनलिज्म को बढ़ावा देने वाली हर चीज को आगे बढ़ानी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दी जानी चाहिए। हमने जो है यही कसौटी जो है वो लिंग्विस्टिक प्रोविंस के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे। इसलिए जगह जगह जो है डिसअपॉइंटमेंट मतलब असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ स्पीकर, मलयालम स्पीकर, मराठी स्पीकर सभी जो हैं वो अपने अपने स्टेट के इंतजार में थे। सबसे गहरा जो प्रोटेस्ट था वो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दिया, जब 1952 में आम चुनाव में नेहरू जो है वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्रा चाहिए इस तरह के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु जो है वो तेलुगु स्पीकिंग के हितों की रक्षा के लिए आंध्रा राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा बहुत सारे लोग जो हैं वो श्रीरामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह जो है लोग जो है हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। 58 डे के अनशन के बाद मतलब फास्ट के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का देहांत हो गया,
जैसा कि एक अखबार ने लिखा था, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र को मतलब सेंटर को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह हम देखते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र की स्थापना के बाद जो है वो अन्य लिंग्विस्टिक कम्युनिटी भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया, जिसने जो है 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असामीज, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु स्पीकर्स के लिए अलग अलग प्रोविंसेस का गठन करने के उद्देश्य से प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट की सीमा को पुनः जो है तय किया जाए। नॉर्थ इंडिया के विशाल हिंदी स्पीकिंग एरियाज को जो है बांटकर कई राज्य बना दिए गए। इसके कुछ समय बाद ही 1960 में बॉम्बे को मराठी और गुजराती जो है स्पीकर्स के रूप में दो अलग राज्यों में बांट दिया गया। वहीं अगर 1966 में बात करें तो पंजाब का डिवीजन हुआ और हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी स्पीकर्स, जिनमें से ज्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादातर थे। आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को देखिए। इसमें जो है इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को दिखाया गया है, जो कि 14 अगस्त 1947 के पहले के हैं। इसमें जो है पिंक कलर से प्रिंसली स्टेट को दिखाया गया है और येलो कलर से ब्रिटिश इंडिया को दिखाया गया है। अब इस फिगर को देखिए। इसमें जो है पिंक कलर से अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट को दिखाया गया है और येलो कलर से अदर स्टेट को दिखाया गया है। तो जब इंडिया को आजादी मिली तो उस समय जो है प्रिंसली स्टेट को या फिर इंडिया में मिल जाना था या फिर पाकिस्तान में, लेकिन बहुत सारे जो स्टेट हैं उन्होंने एज अ रिटेन किया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में अंटिल 31 अक्टूबर 1956 तक। इसलिए 1947-48 से लेके 31 अक्टूबर 1956 के बीच में जिस प्रिंसली स्टेट ने अपने आप को एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में मेंटेन किया, उसे जो है अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट कहा गया है। और इस फिगर में उसे जो है पिंक कलर से दिखाया गया है और बाकी के स्टेट को जो है वो येलो कलर से दिखाया गया है। अब इस फिगर को देखिए। इसमें जो है इंडियन स्टेट्स को दिखाया गया है 1975 में। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, मतलब विकास की योजनाएं बनाना। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस बनाना भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाने और उनको लागू करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया। इस बारे में ज्यादातर सहमति ये थी कि भारत जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के रास्ते पर चलेगा। यहाँ स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही प्रोडक्शन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र में क्या भूमिका होगी, मतलब कौन से जो इंडस्ट्री है वो सरकार द्वारा और कौन से जो इंडस्ट्री है वो मार्केट द्वारा खोले जाएंगे। इसके अलावा जो है विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सब को डिफाइन करना जो है वो प्लानिंग कमीशन का काम था। 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो तैयार की गई। इस योजना में स्टील जैसे हेवी इंडस्ट्रीज और लार्ज डैम जैसे योजनाओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ये काम स्टेट कंट्रोल के अंतर्गत रखे गए। हेवी इंडस्ट्रीज पर यह जोर और इकोनॉमी पर स्टेट रेगुलेशन की जो कोशिशें थी वो अगले कुछ दशकों तक इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रभावित करती रही। इस अप्रोच के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ जो है वो विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में एग्रीकल्चर पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों का मानना था कि इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की फॉलोअर मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि साइंस और मशीनरी के द्वारा उसे मतलब मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी।
हमें नेचर के संतुलन का स्टडी करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और मोरली रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। तो ये मीरा बहन ने लिखा था। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मतलब एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। जिस समय भारत को आजादी मिली तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई नई इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशन जो है अभी अपने इन्फेंसी में थी, मतलब अभी तो उसकी बस शुरुआत ही हुई थी। 1950 और 1960 के दशकों में कोल्ड वॉर उदय हुआ, शक्तिशाली देशों के बीच दुश्मनी पैदा हुई और यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो है वो आइडियोलॉजिकल जो कॉन्फ्लिक्ट था वो गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने समर्थक देशों को मिलाकर मिलिट्री अलायंस बना लिए। यही समय था जब कॉलोनियल एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर रही थी, मतलब ध्वस्त हो रही थी, और बहुत सारे देश जो हैं वो स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की फॉरेन पॉलिसी की रूपरेखा तैयार की। नॉन अलाइनमेंट जो है वो इसी विदेश नीति का मूल आधार था। इजिप्ट, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और इंडिया के राजनेताओं के नेतृत्व में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन दोनों मेजर मिलिट्री अलायंस में शामिल न हो। अलायंस से दूर रहने की इस नीति का मतलब जो है वो आइसोलेटेड, मतलब अलग थलग या न्यूट्रल रहना नहीं था। आइसोलेटेड रहने का मतलब था कि विभिन्न देश वर्ल्ड अफेयर से दूर रहें, जबकि भारत जैसे नॉन अलाइनमेंट कंट्री तो यूएसए और यूएसएसआर अलायंसेस के बीच जो है वो सुलह में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ ह्यूमैनिटेरियन, मतलब मानवतावादी, और मोरल, मतलब नैतिक रवैया अपनाया। परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश जो हैं वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सदस्य बन चुके थे। आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को देखिए, इसमें जो है वो लीडर्स हैं एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के, जो मिले थे बांडुंग इंडोनेशिया में 1955 में। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका और एशिया के देश जो हैं वो कॉलोनियलिज्म और वेस्टर्न डोमिनेशन के विरुद्ध जो है अपने प्रयास किस तरह से जारी रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द नेशन 60 ईयर्स ऑन, मतलब राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद। 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए, आइए जानते हैं। तो भारत जो है वो अभी भी एक है और डेमोक्रेसी की राह पर चल रहा है, जो कि गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे फॉरेन ऑब्जर्वर का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक रीजन या लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है वो अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वहीं कुछ लोगों को लगता था कि भारत जो है वो मिलिट्री रूल में आ जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत साबित हुई, क्योंकि आज़ादी से अब तक 13 जो है वो आम चुनाव हो चुके हैं और स्टेट तथा लोकल इलेक्शन के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ फ्री प्रेस है और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट फेथ भी नेशनल यूनिटी की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर ये भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के बावजूद अनटचेबल या जिन्हें अब दलित कहा जाता है आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे वाटर सोर्स, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए सेकुलर आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं
और सबसे परेशानी की बात तो ये है कि इस बीच अमीर और गरीब का जो फासला है वो लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों में और कुछ ग्रुप को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोग जो है वो आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। शहर की झुग्गी बस्तियों और बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बहुत बड़ी सफलता का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सच है कि वो फेल भी नहीं हुआ है। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है और जाने से पहले आइए देख लेते हैं कि आज हम एक्स्ट्रा में क्या जानने वाले हैं। तो आज हम जानने वाले हैं व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में क्या हुआ। 1956 में जिस समय भारत में लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका, जिसका उस समय नाम सेलोन था, उसकी सांसद ने एक कानून पारित करके सिंघाला लैंग्वेज को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंघाला लैंग्वेज को सभी सरकारी स्कूल कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया। श्रीलंका के नॉर्थ में रहने वाले तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी ने इस नए कानून का विरोध किया। एक अपोजिशन मेंबर जो कि खुद सिंघाला स्पीकिंग था, उसने कहा था कि अगर सरकार जो है अपना रुख नहीं बदलती और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में से दो टूटे फूटे ब्लीडिंग स्टेट भी पैदा हो सकते हैं, मतलब खून से सने देश भी पैदा हो सकते हैं। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में सिविल वार चल रहा है, जो कि इसी कारण पैदा हुआ था कि वहाँ के तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी पर सिंघाला जो है वो थोपी जा रही है। और इसके अलावा एक अन्य साउथ एशियन कंट्री पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बट गया था क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली स्पीकर को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके उलट भारत जो है वो एक राष्ट्र के रूप में कायम रहा। वो इसलिए कायम रहा क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस थे उनको फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह साउथ इंडिया पर थोप दिया जाता जिस तरह से ईस्ट पाकिस्तान पर उर्दू या नॉर्दर्न श्रीलंका पर सिंघाला थोप दिया गया था, तो शायद भारत भी सिविल वार में उलझकर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को गलत साबित करते हुए लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को एक और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का जो डर है वो खत्म हो जाता है तो डिफरेंट जो लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं वो एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो लाने का उत्साह बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।